हेलो बच्चों, वेलकम टू पहल क्लासेज। आप सबको पता है ही कि अभी हम सॉल्यूशंस के वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और सॉल्यूशन के सीरीज में जो आज मैं शुरू करने जा रहा हूं वो रहेगा हेनरी लॉग की एप्लीकेशंस के बाद का टॉपिक। प्रीवियस लेक्चर में जो मैंने कवर कर दिया था वो आप सबको याद हो गया होगा। नहीं हुआ है तो फटाफट से जाइए प्रीवियस लेक्चर पहले देखिए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि प्रीवियस समझ नहीं आया है तो आगे बढ़ने का कोई मतलब ही नहीं ना। तो पहले वो खत्म करो फिर यहाँ पे आओ। ओके, तो ये काम कर लेंगे फटाफट से। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने हेनरी लॉ के बारे में देखा सारी बातें कि क्या ये है, किस तरह से होता है। तो उसका रिलेशन आ गया था हमारे पास P इक्वल टू के एच एक्स। ये एक स्मॉल फ्रैक्शन है जो गैस का घुला हुआ है, P पार्शियल प्रेशर है और के एच है हेनरीज कांस्टेंट। तो सारी बातें की हमने, जब के एच ज्यादा होगा तो सेम प्रेशर पे कम मोल्स घुलेंगे, सोलिबिलिटी कम होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा। कैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस होती है, कैसे प्रेशर डिपेंडेंस होती है, ये सब हमने देख लिया है। तो आपको क्या करना है, ऑब्वियस सी बात है ये सब अच्छे से आना चाहिए, याद करना है भाई। केमिस्ट्री में याद नहीं किया तो कुछ नहीं होना। तो केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है ये सारी चीजें याद होनी चाहिए, टिप्स पे होनी चाहिए। तो फटाफट से इसके नोट्स भी साथ में बनाते हुए चलो और इनको लर्न करते चलो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी और पूरे से पूरे मार्क्स लाने का सारा जुगाड़ यहाँ पे हमने किया हुआ है। ओके, चलो अब एक क्वेश्चन ले लेते हैं, ये आपके इंटेक्स्ट का ही क्वेश्चन है। देखो क्या है, H2S टॉक्सिक गैस विद द रोटन एग लाइक स्मेल, इसकी रोटन एग की तरह स्मेल होती है, सड़े हुए अंडे की तरह, ठीक है। इज यूज्ड फॉर द क्वालिटेटिव एनालिसिस इफ द solubility ऑफ H2S इन वाटर एट HTP इज दिस मच मोलल। ध्यान दो, ये यूनिट से पता चलेगा कि मोललिटी दी हुई है। दिस इज द मोललिटी गिवन। कैलकुलेट हेनरीज लो कांस्टेंट, तो हेनरी का लो कांस्टेंट निकालना है। अब आपको समझ आना चाहिए कि फॉर्मूला तो लगेगा ये P इक्वल टू के एच एक्स, जहां x होता है मोल फ्रिक्शन, लेकिन हमें दी हुई है मोललिटी, तो मोललिटी से मोल फ्रिक्शन निकालना पड़ेगा, मतलब इंटर कन्वर्जन आ गया। और आपको सिखाया था जब भी इंटर कन्वर्जन आएगा डेफिनेशन काम में लेनी है। तो क्या बोल सकता हूं मैं, 0.195 H2S मोल्स ऑफ H2S इज डिजोल्व इन 1000 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट वाटर है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया तो सो मोललिटी दी हुई है 0.195, तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, 0.195 मोल ऑफ H2S इज डिजोल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। सो ये इसकी डेफिनेशन हो गई, मैंने सिखाया है डेफिनेशन काम में लेंगे कन्वर्जन के सवालों में। तो देखो क्या क्या पता चल गया कि सोलवेंट 1000 ग्राम है, वाटर H2S के मोल्स पता चल गए। तो फटाफट निकाल लो मोल्स ऑफ वाटर, वाटर के मोल्स साहब इतने आ गए। देखो जी, यहां से क्या किया, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इसके मोल डिवाइड बाई टोटल मोल्स। तो मोल्स ऑफ H2S डिवाइड मोल फ्रैक्शन H2S का क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ H2S प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो ये हो जाएगा H2S के साथ। ओके, तो यहां से फटाफट देखेंगे 0.195 अपॉन 0.195 प्लस 55.56 एंड द वैल्यू कम्स आउट टू बी 0.035। ठीक है, तो यहां से इतनी वैल्यू आई हमारे पास में। अब आता है कि आगे कैसे बढ़े, आगे तो सिंपल फॉर्मूला ही तो लगाना है। प्रेशर आपको दिया हुआ है, देखो प्रेशर नहीं दिया हुआ सिंपली, तो क्या दिया हुआ है, प्रेशर हमें पता है एट HTP। ठीक है, HTP पे प्रेशर कितना होगा हमारे पास में बताए, HTP पे प्रेशर हो जाएगा 0.987 बार। ओके, तो ध्यान देंगे HTP पे हमारा प्रेशर हो जाएगा, ये यहाँ पे दिया है देखो HTP, ठीक है। तो हमने HTP का प्रेशर ले लिया, दैट इज 0.987 बार। नाउ इक्वेशन में यूज कर लिया, प्रेशर इक्वल टू 0.987, के एच निकालना है, एक्स पता चली गया ऊपर, तो प्रेशर को इससे डिवाइड कर दिया तो अप्रोक्सीमेटली हमारा आंसर आता है 282 बार। तो आप इसको करके देखिए क्या किया, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, हमें मोललिटी गिवन थी, बट सिंस फॉर्मूला देखा तो पता चला मोललिटी से तो काम नहीं चलेगा। मोललिटी से कैसे चलेगा काम डायरेक्ट, तो किसी तरह मोललिटी से मैं x निकाल लूं, मतलब मोल फ्रैक्शन, तो इस फॉर्मूले में रख दूंगा और मेरा काम हो जाएगा। तो काम करने के लिए, चलाने के लिए हमें क्या करना पड़ा, मोललिटी से मोल फ्रैक्शन आना पड़ा। और ये आने का तरीका क्या, बेसिक डेफिनेशन बनाओ, फिर उससे सोचो कि क्या चाहिए और फिर आगे बढ़ो। ऐसा करने से आगे बढ़ते ही आंसर आ जाएगा। आया समझ, मेरे ख्याल से तो आ गया होगा सभी बच्चों को। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ, एक जो है हमारा रूल है एक तरह से, जिसे हम बोलते हैं राउल्स लॉ ऑफ फॉर सॉल्यूशंस।
तो ये राउल्ट्स लॉ है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ बोर्ड, और चाहे कह लो चाहे अपने कम्पिटिटिव एग्जाम्स कह लो, राउल्ट्स लॉ की एक अलग ही महिमा चलती है केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर से। तो राउल्ट्स लॉ काफ़ी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखेंगे तो आएगा, बिल्कुल आएगा, सबको आएगा, ठीक है, किसी को कोई डाउट रहेगा ही नहीं। इस तरह से हम पढ़ रहे हैं, और रहता भी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है, सारे डाउट्स का सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ आपको। तो वरी तो छोड़ ही देनी है अब 12th क्लास में, बस पूरे नंबर फुल एकदम फोड़ देना है हमें, है ना। तो उसके लिए साथ बने रहे मेरे। देखो, in a solution the vapor pressure of a component at a given temperature is equal to the mole fraction of that component in the solution multiplied by vapor pressure of that component in pure state। ध्यान दे क्या बोल रहे समझो, कुछ टर्म्स यहाँ यूज किए, उनका मतलब बता देता हूं मैं। पी नोट इज नथिंग बट, इसका मतलब है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, कि अकेला ए होता है तो कितना वेपर प्रेशर लगाता है। पी नोट बी का मतलब होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। एक्स से एक्स भी पता ही है, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इनका सिंपल मीनिंग है जो जनरल मीनिंग रहता है। सो एक्स इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, एक्स बी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी नॉट ए इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी। आगे बढ़े। सो देखो क्या बोल रहा है ये रूल बोलता है कि यदि कोई 2, 3, 4 लिक्विड्स को हम मिक्स कर ले तो उनके जो प्रेशर होंगे वो उनके मोल फ्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होंगे। आपको याद हो तो ऐसा ही लो, कुछ डोल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर भी होता था, सिंपल वही लॉ है एक तरह से, उसी को अलग से लिखा गया है, ठीक है। सो ध्यान दो, तो मैं बोलूं कि दोनों को मिक्स कर दिया तो एक का जो प्रेशर आएगा वो क्या आएगा, वो आएगा पी नोट ए मल्टीप्लाई बाई एक्स ए। इसी तरह जो बी का प्रेशर आएगा जी उसमें सॉल्यूशन में, देट विल बी इसके मोल फ्रैक्शन और प्रेशर को गुणा कर दो भाई, तो आ गया आंसर हमारा ये। लो अब पी ए पी बी पता चल गया सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन का टोटल प्रेशर निकालना है तो क्या करोगे, पी ए प्लस पी बी कर दोगे, जोड़ दो दोनों को। तो देखो यही किया है, पी टोटल इज पी ए प्लस पी बी, इनकी वैल्यू रख दी, एक्स ए पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी। अच्छा देखो, अब कुछ अच्छा करना है तो क्या करें कि आपको पता है एक्स ए प्लस एक्स बी हम दो कंपोनेंट मान रहे हैं इक्वल टू 1, तो किसी को भी मैं रिप्लेस कर सकता हूं, एक्स ए को चाहे एक्स बी से रिप्लेस बी के टर्म्स में रख दो और एक्स बी को चाहे एक्स ए के, तो दो तरह से इक्वेशंस बनती है। यहां पे इन्होंने क्या किया, एक्स ए को रिप्लेस कर दिया है। तो देखिए इक्वेशन बनी हमारी बढ़िया वाली, क्या बनी, 1 माइनस एक्स बी पी नोट ए प्लस एक्स बी पी नोट बी, ठीक है। सोल्व करेंगे और तो पी नोट बी माइनस पी नोट ए एक्स बी प्लस पी नोट ए। इसी तरह देखो यदि मैं रिप्लेस कर देता किसको, एक्स बी को, तो हमारे पास में इसी तरह की दूसरी इक्वेशन आती, ठीक है। यहां आ जाता 1 माइनस एक्स से और फिर हम उसको सोल्व कर लेते हैं। चलो बढ़िया बात, आई बात समझ में कि नहीं आई, आई गई होगी। क्या समझे, स्टेटमेंट ध्यान रखे और ये ध्यान रखे, हेंस प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेज एक्स बी शुड बी ए स्ट्रेट लाइन। देखो ये स्ट्रेट लाइन है, पी टोटल और एक्स बी का प्लॉट। अच्छा इसी तरह मैं इसकी इक्वेशन भी बना देता हूं। देखो पी टोटल को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज एक्स ए पी ए तो रखो प्लस एक्स बी को रख दो 1 माइनस एक्स ए पी नोट बी। तो यहां से फटाफट सोल्व कर लो तो आ जाएगा, एक्स ए कॉमन आएगा, एक्स ए कॉमन आएगा, पी नोट ए माइनस पी नोट बी प्लस पी नोट बी। तो अगेन पी टोटल और एक्स ए की इक्वेशन बनाऊं मैं तो ये भी स्ट्रेट लाइन होगी जिसका स्लोप तो ये है और कांस्टेंट ये है टर्म वाई इंटरसेप्ट, और जिसका स्लोप ये है और वाई इंटरसेप्ट ये है। अब देखें, हेंस प्लॉट ऑफ पी टोटल वर्सेज एक्स बी शुड बी स्ट्रेट लाइन, इट इज फाउंड टू बी सो फॉर आइडियल सॉल्यूशन। तो ये किसके लिए होता है, आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अभी डरना नहीं है, आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है सब समझ में आएगा धीरे धीरे, बस अब आप साथ में बने रहिए। चलिए आगे बढ़े। देखो अब यहाँ पे बेटा विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या मान रहे हैं इस डायग्राम को ड्रॉ करने में, कि जो पी नोट बी है वो ग्रेटर देन है पी नोट ए, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बी इज मोर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए। देखो किसी एक को तो बड़ा मानना ही पड़ेगा, चाहे बी को माना चाहे ए को माना, तो किसी एक को बड़ा मान लिया। तो देखो क्या आया, यहां देखो x a इक्वल टू 1 है, x b 0 है, मतलब केवल a प्रेजेंट है। इस ग्राफ को ध्यान से समझेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्या समझे कि इस लेवल पे केवल x a प्रेजेंट है, b प्रेजेंट नहीं है। तो x a इक्वल टू 1 का मतलब हो गया कि यहाँ पे हमारे पास में केवल a था तो उसका ही प्रेशर होगा P नोट A, भाई b है ही नहीं तो उसका प्रेशर 0 है। देखो इधर जाते जा रहे हो तो x a की क्वांटिटी कम हो रही है,
और एक्स बे की क्वांटिटी को हम बढ़ा रहे हैं। तो ध्यान दो, तो बी का प्रेशर तो बढ़ना शुरू हो गया, ए का प्रेशर घटना शुरू हो गया, और जैसे ही ए को 0 कर दिया, बी को टोटल कर दिया, तो केवल बी का प्रेशर बच गया, ए का प्रेशर क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। क्लियर? आई बात समझ? तो देखें यहाँ पे आगे कि कैसे करेंगे इसको। तो इक्वेशंस देखो, पीए की इक्वेशन हो जाएगी पी नोट ए एक्स से, ये जो वेपर प्रेशर है पीए का पी नोट ए एक्स से। अब हमारी पिछली इक्वेशंस में आपको बताता हूं, उससे थोड़ा क्लियरिटी आएगी। पीए देखो, यहाँ पे जो इक्वेशंस हमारी बनी थी पीए की, पी टोटल की 2 इक्वेशन बनी थी, ठीक है। पी टोटल की इक्वेशन एक तो ये थी हमारी, और एक वो थी। तो यहाँ पे पी टोटल देखेंगे तो वो इन दोनों का समेशन होगा, एंड दैट इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। तो ये डायग्राम एक तरह से आप इस तरह समझो कि एक को इधर प्लॉट किया बी को, और पी टोटल जो आएगा वो ए और बी के बीच में ही आएगा। सोच के देखो कैसे, क्योंकि प्योर ए होता तो इतना ज्यादा होता, प्योर भी होता तो ये, प्योर ए है तो ये, और इन दोनों के बीच में कहीं वैल्यू आएगी तो वो आएगी पी टोटल की हमारी पी ए प्लस पीबी, जो कि इन दोनों के बीच में ही आएगी, क्योंकि इनका रेशियो क्या है उस पर डिपेंड करेगी। मान लो कि ए ज्यादा था और बी कम है, तो यहां कहीं आएगा इससे पहले तक, और बी ज्यादा है ए कम है तो इस तरफ कहीं आएगा, क्योंकि बी का हिस्सा ज्यादा है, बी का प्रेशर ज्यादा है। आइए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? क्या कि ये ग्राफ समझ में आना चाहिए कि इधर हम x को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पहले a पूरा था फिर b पूरा हो गया और a कम कर दिया, तो a इस तरफ घट रहा है, b इस तरफ बढ़ रहा है, बट टोटल इन दोनों के बीच का कुछ आएगा, और वो है ये। आई समझ? p टोटल यहां से क्लियर। चलो आगे बढ़ाते हैं कहानी को। देखो, अब फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में देखते हैं हम, लिक्विड पेयर्स हुज मॉलिक्यूल्स आर जनरली सिमिलर इन साइज एंड स्ट्रक्चर फॉर्म आइडियल सॉल्यूशंस। तो ऐसे लिक्विड पेयर्स जिनके मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, सिमिलर साइज के होते हैं और स्ट्रक्चर भी सिमिलर होता है, वो कैसा सॉल्यूशन बनाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। और डिटेल में बात करेंगे, चिंता न करें आप, अभी पहले सिंपल बात समझिए कि कोई भी दो तरह के मान लो आप दो चीजों को मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, और दोनों की खास क्या बात होनी चाहिए, उनके मॉलिक्यूल सेम से साइज के होने चाहिए और उनका स्ट्रक्चर भी सेम होना चाहिए। यदि दोनों को मिलाओगे तो जो सॉल्यूशन बनेगा उससे हम बोल देंगे भाई आइडियल सॉल्यूशन है ये। आया नहीं आया? तो आइडियल सॉल्यूशन आ गया। एग्जाम्पल इसका क्या है, ब्रोमोइथेन और क्लोरोइथेन, तो दोनों को मिलाने से सॉल्यूशन लगभग जो बनता है वो होता है आइडियल सॉल्यूशन। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ये आना ही आना चाहिए, इससे क्वेश्चंस आते हैं, मेनली अपने बोर्ड में तो आ ही जाते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तो फेवरेट क्वेश्चन है ये। देखो कैसे, द मोल फ्रैक्शन ऑफ द टू कॉन्स्टिट्यूएंट्स इन द वेपर फेज आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। मतलब यदि वेपर फेज में हमारे पास में है, क्या होगा समझो कि आप कोई दो कंपोनेंट्स है, मान लो वाटर का सॉल्यूशन में गर्म कर रहे थे, उसको गर्म किया तो कुछ वेपर्स बनेगी। अब कुछ जो वेपर्स बनी, उन वेपर में इनका क्या कंस्टिट्यूएंट है, ए और बी का, देखो दोनों ही गर्म होंगे, दोनों लिक्विड है, दो लिक्विड मिक्स कर रखे थे तो दोनों ही उबल के जाएंगे, तो वेपर्स में भी तो दोनों का पार्ट होगा, ए का पार्ट भी होगा और बी का पार्ट भी होगा। तो वेपर में ए कितना है परसेंट है और बी का कितना फ्रैक्शन है या परसेंट है, वो हम कैसे निकाले, तो वो ऐसे निकाले। देखे, एक्स ए इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी, मतलब पी ए अपॉन पी टोटल, और वाई भी आ जाएगा पी बी अपॉन पी टोटल। और ऑब्वियस सी बात है, ये तो हमेशा ही रिलेशन होता है कि दोनों का सम 1 के बराबर होता है। क्या समझे कि वेपर फेज में बोला जाए कंपोनेंट का फ्रैक्शन निकालो तो कैसे करोगे, पी ए अपॉन पी टोटल और पी बी अपॉन पी टोटल। अच्छा, पी ए क्या होता है, पी ए होता है पी नोट ए एक्स ए, और पी टोटल होता है, आपको याद हो तो, पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। तो इस तरह से हमारा आएगा वाई ए, इसी तरह उसमें से 1 में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा वाई बी। आया समझ नहीं आया, समझ में आ गई होगी बात क्लियर। तो ये था आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनता है, जब साइज वगैरह सेम होती है, स्ट्रक्चर सेम होता है। वेपर फेज में कंपोजिशन कैसे निकालोगे, फॉर्मूला याद रहना चाहिए, हमेशा ध्यान रखो। फुराउल्ट्स लॉ क्या कहता है कि किसी का भी प्रेशर जो होगा वो होगा उसका पार्शियल प्रेशर प्योर स्टेट में मल्टीप्लाई बाई उसका फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन। बढ़े आगे, अब देखो आइडियल सॉल्यूशन पे और चर्चा करते हैं। तो राउल्ट्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली इफ द टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग द सॉल्यूशन हैव सिमिलर स्ट्रक्चर्स, ठीक है, तो वही बात, मतलब आइडियल होना चाहिए। तो राउल्ट्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी कहां तक है
कि जो सॉल्यूशन बन रहा है वो सॉल्यूशन हमारा कैसा है, आइडियल सॉल्यूशन। यदि सॉल्यूशन आइडियल नहीं है तो हम कहते हैं कि राउल्स लॉ की इतनी एप्लीकेबिलिटी नहीं आती है। दूसरा देखो, बेंजीन प्लस टोल्यूइन जैसे दोनों सिमिलर स्ट्रक्चर होते हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा, हेक्सेन एंड हेप्टेन, ठीक है, देयर सॉल्यूशंस आर कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशंस। तो एग्जांपल भी ध्यान रखेंगे हम। देखिए, the law is not applicable if the components are not completely miscible or if the components have widely different structure। पहला तो ये देखो, miscible आपको समझाया था, completely miscible नहीं है मतलब पूरी तरह अच्छे से नहीं घुलते हैं different proportions में, और उनके structures बहुत different है। तो ये रूल एप्लीकेबल नहीं होता है, फेल हो जाता है। तो मेनली कोई पूछे राउल्स लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल है हमारे लिए, किसके लिए, कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके लिए राउल्स लॉ की एप्लीकेबिलिटी है, उसके लिए एप्लीकेबल है राउल्स लॉ। ठीक है, गुड, आई होप क्लियर, सब कुछ क्लियर होना चाहिए, सब कुछ आ जाना चाहिए, मजे आएंगे तभी। आगे देखो, अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड्स। अब क्या हुआ कि मान लो एक लिक्विड है कंटेनर में, इसमें हम एक सोल्यूट मिला रहे हैं, बट सोल्यूट कैसा है, सॉलिड है। सॉलिड सोल्यूट है तो मिल तो गया इसमें, बट होगा क्या, ये सॉलिड वेपर तो नहीं बनाएगा अपनी। अब जब भी इसे गर्म करेंगे एक्चुअल में, या प्रेशर जो लगेगा वो सॉलिड की वजह से नहीं होगा, चलो पहले तो ये समझते हैं। तो सॉलिड की वजह से प्रेशर नहीं होगा, तो प्रेशर केवल किसकी वजह से होगा, इसकी वजह से। तो अब देखो, राउल्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, एज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, ऐसे सोल्यूट्स जिनकी वेपर आसानी से नहीं बनती, ठीक है, उनको नॉन वोलेटाइल बोलते हैं। थोड़ी ज्यादा डिटेल में जानकारी आगे की है मैंने, ओके, जब वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम। एज सोल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। समझे कि नहीं समझे, कि यहां पे बात करें हम तो जो वेपर प्रेशर होगा वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ही तो होगा, क्योंकि ये तो वेपर बनाएगा ही नहीं सोल्यूट। तो यहां से क्या समझे, पहले दो कंपोनेंट थे देखो पिछले बार, और दोनों वेपर बना रहे थे, तो दोनों का अलग अलग वेपर प्रेशर था। बट यहाँ पे सोल्यूट जो है उसका तो वेपर प्रेशर ही नहीं है कुछ, वो वेपर ही नहीं बनाएगा। बनाएगा कौन, केवल और केवल सॉल्वेंट। तो टोटल प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो आ जाएगा, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा, वो आ जाएगा प्योर प्रेशर ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन। ध्यान दे, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विल बी पी नॉट सोल्यूट मल्टीप्लाई बाई एक्स सोल्यूट। समझे कि नहीं समझे, तो फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो ये क्लियर होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। जब हम RLVP पढ़ेंगे तो उसका डेरिवेशन इसकी हेल्प से ही होगा, इसलिए याद रख ले। क्या कि ऑब्वियसली बेटा बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है, ध्यान दोगे तो, कि किसी ऐसी चीज को मिला दिया है जो उड़ती नहीं या वेपर ही नहीं बनाएगी, तो सिंपल सी बात है भाई, प्रेशर कहाँ से एक्सर्ट करेगी, और नहीं करेगी तो टोटल प्रेशर क्या पानी का ही हो जाएगा, जो लिक्विड है उसका, पानी के कहने का मतलब लिक्विड जो है। तो यहां से बस टोटल प्रेशर जो होगा P, दैट विल बी P नॉट ए एक्स ए कह सकते हो, जहां ए क्या है हमारा सॉल्वेंट, यहाँ पे एक इसको बोला है सॉल्वेंट को बोला गया, ठीक है। तो ये बेसिक सी बात, बिल्कुल सिंपल सी बात, समझ आ रही है नहीं आ रही, आई रही होगी पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं कहानी को। तो बेसिक बेसिक क्लियरिटी हुई, ठीक है। अब देखो फटाफट से यहाँ पे, तो सबसे पहला सॉल्यूशन आता है हमारे पास में आइडियल सॉल्यूशन। अब आपके इतनी देर से हमने देख तो लिया कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा है वैसा है, बट इसकी खास बात क्या है वो तो देखें। तो खास बातें जरूरी है जानना, अगेन मैं स्टार लाइन करूंगा इनको बोर्ड के पर्पज से। ए सॉल्यूशन इन विच ईच कंपोनेंट ओबेज राउल्स लॉ अंडर ऑल कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसके लिए सारे टेम्परेचर कंसंट्रेशन के लिए राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, दैट इज नॉन एज द आइडियल सॉल्यूशन। Okay, in such solutions the molecules of the liquid pair are generally similar in size। ये बात पहले कर ली थी हमने, वापस रिपीट हो रही है कि जनरली सिमिलर साइज होती है तब राउल्स लॉ एप्लीकेबल होता है, या उल्टा बोल लो कि राउल्स लॉ एप्लीकेबल जिसके लिए होता है उसको आइडियल कहते हैं साहब, प्रैक्टिकली देखे तो। सो ऑल्सो इन सच सॉल्यूशंस, अब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट से बेटा ध्यान देंगे, डेल्टा H मिक्सिंग जीरो होता है, डेल्टा V मिक्सिंग जीरो होता है। मतलब हम क्या बोल रहे हैं समझो इनको, कि हमारे पास में क्या होगा कि दो सॉल्यूशंस को मिला रहा है तो कुछ ना कुछ तो इनमें रिएक्शंस वगैरह होगी, बट इस तरह से जो भी चेंज आएगा उसका डेल्टा H क्या होगा, जीरो, मतलब इंथैल्पी चेंज जीरो होगा ऐसे सॉल्यूशन का। डेल्टा V मिक्स का क्या मतलब है,
जीरो का मतलब कि मान लो सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम था V1, सॉल्यूशन 2 का वॉल्यूम था V2 और दोनों को जब मिलाया हमने तो इनका वॉल्यूम V1 प्लस V2 होगा। ऐसा नहीं है कि एक्सपेंशन हो जाएगा वॉल्यूम में या कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा मिलाने से। ठीक है, रिएक्शंस वगैरह एक्चुअल में होती है तो क्या चेंजेस आ जाते हैं, आ जाते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा कि वॉल्यूम में किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा। इनिशियल जो टोटल वॉल्यूम था वही टोटल वॉल्यूम फाइनली रहेगा। आया समझ? तो इसलिए डेल्टा वी निकालू मैं चेंज इन वॉल्यूम तो वो तो जीरो ही तो आएगा, आएगा ही नहीं आएगा कि वॉल्यूम चेंज ही नहीं हुआ तो जीरो ही आएगा ना भाई डेल्टा। सी देखो, फोर्सेज बिटवीन ए बी आर सेम एज बिटवीन ए एंड ए बी बी। मतलब क्या हुआ कि मान लो कि फर्स्ट कंपाउंड था उसमें मॉलिक्यूल्स थे ए टाइप के, ठीक है, और दूसरा था उसमें थे बीबी टाइप के। तो यहाँ जो फोर्स ऑफ नेचर जो फोर्स था, जो बॉन्डिंग इस तरह की थी, जो बॉन्डिंग यहाँ थी, वही बॉन्डिंग क्या होगी ए बी के बीच में होगा। क्या देखो, जब पानी में टूटेंगे तो ये बॉन्ड्स टूटेंगे, ये बॉन्ड्स टूटेंगे और इनके आपस में बॉन्ड्स वगैरह बनना शुरू होंगे। तो यदि इनकी बॉन्ड की वैल्यू या बॉन्ड के फोर्सेज डिफरेंट है तो सॉल्यूशन सेम किसी हालत में नहीं रहेगा। बाद का सॉल्यूशन उनकी प्रॉपर्टी चेंज होगी ही होगी और ये आइडियल किसी भी एंगल से नहीं रह जाएगा। समझे नहीं समझे? तो ये भी ध्यान रखिए कि फोर्सेज का नेचर जो होता है वो सेम सा होता है। अब ध्यान दो, तो ये सारी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कोई भी आपको बोर्ड में पूछता है व्हाट इज आइडियल सॉल्यूशन और वो 2 मार्क्स 3 मार्क्स में पूछता है तो ये सारी डिटेल्स लिख के आएंगे, आपको कंप्लीट पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई काट ही नहीं सकता। कोई भी हो नंबर आपके नहीं काटेगा, बिल्कुल नहीं काटेगा। आगे देखो, फोर्सेज बिटवीन ए बी आर सेम एज बिटवीन ए बी। एग्जाम्पल्स याद रखेंगे सभी बच्चे 2-3, बेंजीन, टोल्यूइन, हेक्सेन, हेप्टेन, ब्रोमोइथेन, क्लोरोइथेन एटसेट्रा। ओके, वेपर प्रेशर डायग्राम फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अच्छा, ये सेम डायग्राम हमने थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, वही सिमिलर डायग्राम है। यदि फिर भी कोई डाउट है आप इसको देखें तो कमेंट सेक्शन में पूछें। ओके गुड, तो समझ आई होगी सबको सारी बातें, बहुत बहुत प्यारे से और बहुत सिंपली सी हम समझ रहे हैं, सारे कंसेप्ट्स को समझते चल रहे हैं। तो क्या बात रखनी, आइडियल सॉल्यूशन क्या हुआ, जो राउल्स लॉ ओबे करता है। मैं फटाफट से एक बार रिपीट कर देता हूँ। जिसके लिए डेल्टा एच मिक्स जीरो होता है, जिसके लिए डेल्टा वी जीरो होता है, ए बी के बॉन्ड्स जो होते हैं वो सेम तरह के होते हैं, और एग्जाम्पल्स ध्यान रखें। इतना कुछ लिख दिया वो आइडियल सॉल्यूशन पूछने पे तो पूरे मार्क्स है। बस इसको ढंग से लिखना है, जैसे मैंने लिखा वैसे मत लिख के आ जाना कि सर ने बोला था ऐसे लिख दिया, ऐसे नहीं लिखना। इन सबको एक्सप्लेन करते हुए लिखना है, ठीक है, कि लाइन लिखनी है पूरी, इसकी भी थोड़ी लाइन से लिखना है। ओके चलो देखो, अब आता है फॉर्मुलेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन कैसे बनेगा। देखिए, सच सॉल्यूशन शो इधर हायर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, मतलब पी टोटल का, और लोअर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज ऑफ वेपर प्रेशर देन दोज कैलकुलेटेड फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। अब देखो क्या होता है यहाँ पे, दो बात समझिए कि यहाँ पे था कि पी टोटल कैलकुलेटेड, हम दो बातें बता रहा हूं आपको कि पी टोटल कैलकुलेटेड जो था वो क्या था, वो तो था ये पी नोट ए एक्स ए प्लस पी नोट बी एक्स बी। मान लो दो कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, तो दो कंपोनेंट के लिए ये था पी टोटल कैलकुलेटेड, जो कहां से आता है, यूजिंग राउल्ट्स लॉ। बट पी टोटल जो ऑब्जर्व हुआ हमें, ऑब्जर्व का मतलब प्रैक्टिकली, दिस इज प्रैक्टिकल, अब ये या तो कम होता है या ज्यादा होता है। तो इसके बेसिस पे हमारे पास में दो केस पॉसिबल होते हैं, मतलब ये डेविएशन होता है, ठीक है। दीज कोज द कोज ओवर दीज डेविएशन लाइज इन द नेचर ऑफ इंटरेक्शन ऑन मिक्सिंग टू डिसिमिलर सब्सटेंसेस द मॉलिक्यूलर एनवायरनमेंट विल चेंज। तो एनवायरनमेंट चेंज होगा, दो डिसिमिलर सब्सटेंस है तो चेंजेज होंगे चीजों में और हमारे पास में सेम रिजल्ट नहीं आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे, मैं इससे भी पहले बेटा एक पॉइंट मैं बता रहा हूं आपको एक और, वो ऐड करेंगे आप कि पॉजिटिव डेविएशन कब होगा। पॉजिटिव डेविएशन होगा व्हेन पी टोटल ऑब्जर्व्ड, ठीक है, ये क्या है, पी टोटल ऑब्जर्व्ड है, दैट इज ग्रेटर देन द पी टोटल कैलकुलेटेड। हमने राउल्ट्स लॉ से जो कैलकुलेट किया उसकी वैल्यू मान लो आई 200 और जो प्रैक्टिकली आई वो आई मान लो 210। तो ये कैसा डेविएशन माना जाएगा, पॉजिटिव डेविएशन। अब देखें नेगेटिव डेविएशन, इसके लिए बेसिक कंडीशन, ये डेफिनेशन आप तो ध्यान रखिए, कोई पूछे पॉजिटिव डेविएशन तो ये डेफिनेशन लिख दो, कैसा डेविएशन जिसमें ऑब्जर्व जो पेपर प्रेशर है टोटल वो ग्रेटर देन है किससे, कैलकुलेटेड से। यहां पे देखो, यहां पे क्या हो जाएगा, पी टोटल ऑब्जर्व लेस देन पी टोटल कैलकुलेटेड। तो इससे क्या समझे कि ऑब्जर्व कैलकुलेटेड से कम है, मतलब कि यहां टोटल कैलकुलेटेड अगेन मान लो 200 आया तो ये कितना आएगा, ये आएगा मान लो 180 या 190 ऐसा कुछ आया।
तो यह इस केस में हम क्या बोलेंगे, इस केस में हम बोलेंगे कि हमारे पास में कैसा डेविएशन है, नेगेटिव डेविएशन है। ठीक है, आई बात समझ में या नहीं आई? आई रही होगी होपफुली। ओके, क्लियर है सब बच्चों को? तो नेक्स्ट पॉइंट देखो यहाँ पे पॉजिटिव डेविएशन का क्या है, डेल्टा एच मिक्सर क्या होना चाहिए, मिक्सिंग पॉजिटिव। अब देखो पॉजिटिव डेविएशन हो तो सब कुछ पॉजिटिव टाइप से आएगा, तो डेल्टा एच मिक्सिंग होगी पॉजिटिव। ठीक है, और डेल्टा वी मिक्सिंग भी होगी पॉजिटिव। सिमिलरली नेगेटिव में हो जाएगा, डेल्टा एच मिक्सिंग नेगेटिव होगी, डेल्टा वी मिक्सिंग भी नेगेटिव होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखें, फोर्सेज बिटवीन ए एंड बी आर वीकर देन इन ए एंड बी बी। तो देखो बेटा हुआ क्या कि ए और ए के बीच के जो फोर्स थे, बी और बी के बीच के फोर्स, अब इनको तोड़ने में क्या लग रहा है, हमें आ रहा है ज्यादा जोर, और इनके बनने से बन रहे हैं कमजोर बॉन्ड, वीक बॉन्ड्स बन रहे हैं। तो इस वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे डेल्टा एच ग्रेटर देन आ रहा है, और सिंस इनके बॉन्ड्स वीक है तो वॉल्यूम भी क्या आ रहा है, ज्यादा आ रहा है। ओके, इसमें इसका उल्टा, फोर्सेज बिटवीन ए बी आर स्ट्रोंगर देन ए एंड बी बी। तो जगह स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जगह कम गिरेंगे, पास पास आएंगे, तो इस वजह से वॉल्यूम कम हो जाएगा। बॉयल एट रिलेटिवली लो टेम्परेचर, तो ये कहाँ बॉयल होते हैं, रिलेटिवली लो टेम्परेचर पे बॉयल करते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। एग्जांपल्स क्या है, मिथेनॉल प्लस वाटर, इथेनॉल प्लस वाटर। तो एल्कोहल प्लस वाटर जनरली इस कैटेगरी में आता है हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन। और दूसरा आता है बेटा यहाँ पे एसिड प्लस वाटर। जनरली क्या, आप तो ये मान के चलो 90% तक यही याद रख लोगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, गुड, होपफुली गुड। सो ध्यान क्या क्या रखना है, देखो अब कोई भी आपसे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें डिफरेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, डिफरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन में डिफरेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से शुरू करना, पहला पॉइंट आप इसको ले लेना, P total observed ग्रेटर देन P total कैलकुलेटेड, P total observed लेस देन। डेल्टा एच का क्या नेचर होता है, डेल्टा वी का क्या नेचर होता है, फोर्सेज कैसे होते हैं, और इनके एग्जांपल्स क्या है। ये 5 पॉइंट आपने लिख दिए तो कोई आपका नंबर नहीं काट सकता। पॉजिटिव डेविएशन पूछता है केवल, तो ये 5 पॉइंट लिख दो। नेगेटिव डेविएशन पूछता है कोई, तो ये 5 पॉइंट्स लिख दो एक्सप्लेन करते हुए थोड़ा सा। और डिफरेंस पूछता है तो ये लिख दो टेबल बना के, कोई भी नंबर नहीं काटेगा, पक्का पूरे से पूरे नंबर ही आएंगे इसमें। ठीक है, गुड। तो ये सारा कंसेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। तो एसिड प्लस वाटर जनरली HCl H वाटर HNO3 वाटर, ये सारा एग्जांपल्स हो गया। ठीक है, फटाफट से इसका ग्राफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। देखो बेटा, हमने ये आइडियल का ग्राफ, जो डॉट डॉट है वो आइडियल के लिए है, तो ये यहाँ से आइडियल का ग्राफ था हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे हमने क्या माना है, P1 ज्यादा माना है, ये P1 मान लो, P2। ठीक है, तो P1 को हमने ग्रेटर देन लिया है P2 के। ओके, ग्राफ्स में देखेंगे सभी तो पता चलेगा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ये आया। अब यहाँ पे देखो P1 भी क्या कर रहा है, डेविएशन शो कर रहा है। P2 का, सॉरी यहाँ पे P2 है, X2 1 है, यहाँ पे P1 है, X1 1 है। देखो बेटा 1 1 है, यहाँ पे 1 का 1 है तो केवल इसका प्रेशर होगा। सो P1 भी पॉजिटिव डेविएशन दे रहा है, P2 भी पॉजिटिव डेविएशन, तो सॉल्यूशन भी पॉजिटिव डेविएशन। देखो ये लाइन है हमारी किसकी, राउल्ट्स लॉ की, ये लाइन है हमारी कैलकुलेटेड। ठीक है, और ये लाइन है हमारी ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व लाइन क्या कैलकुलेटेड से ऊपर है, मतलब पॉजिटिव डेविएशन है। ठीक है, और देखो ऑब्जर्व लाइन जब कैलकुलेटेड से नीचे की तरफ है तो ये है नेगेटिव डेविएशन। आया समझ में? तो ये डायग्राम भी समझ आ गए होंगे, तो दोनों डायग्राम ध्यान में रखना है। पॉजिटिव डेविएशन कब, जब ऊपर लाइन बनेगी, नेगेटिव जब नीचे की तरफ बनेगी। राउल्ट्स लॉ इज नॉट वैलिड व्हेन सॉल्यूट अंडरगोज एसोसिएशन। से ध्यान रखेंगे कि राउल्ट्स लॉ ये वैलिड नहीं होता है जब सॉल्यूट एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाए। तो एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने पे राउल्ट्स लॉ की वैलिडिटी खत्म हो जाती है, ये वैलिड नहीं रहता है। ओके, तो ये सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स आज के लेक्चर में डिस्कस किए हैं, दैट इज राउल्ट्स लॉ। और क्या क्या डिस्कस किया हमने, आइडियल सॉल्यूशन, पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, उसके इंपॉर्टेंट ग्राफ्स देख लिए, कब वैलिड होता है कब वैलिड नहीं होता है ये देख लिए, सारे उसके डिफरेंस समझ लिया। मतलब बोर्ड का मान के चलो एक क्वेश्चन आपका फाइनल हो गया आज यहाँ से। ठीक है, तो ये समझ आ गया होगा। अब कोई भी डाउट है कमेंट करके पूछे, अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।